आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जहां सबसे पहली चीज जो मरी वो था भरोसा। इस जुर्म के बाद इंसाफ मिलने में सालों लग गए और तब तक दो मासूम जिंदगियां हमेशा के लिए बर्बाद हो चुकी थीं। ये कहानी है मध्य प्रदेश के हारदा डिस्ट्रिक्ट की, जहां एक जुर्म ने सिर्फ एक जान ही नहीं ली बल्कि परिवारों को अंदर से तोड़ के रख दिया। साल था 2018। शहर नवरात्रि के जश्न में डूबा हुआ था। हारदा की प्रताप कॉलोनी में रहता था एक आम सा परिवार, राजेश राजपूत की फैमिली। राजेश अपनी पत्नी मनीषा और दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहता था। राजेश एक सीधा साधा ईमानदार आदमी था। पोस्ट ऑफिस में कलेक्शन एजेंट का काम करता था। फिर काम से फुर्सत होकर वापस घर आके अपने घर के नीचे वाली किराने की दुकान चलाता था। उसका सपना सिर्फ इतना था कि बच्चों को अच्छी जिंदगी मिले और उसका घर परिवार बना रहे। लेकिन 12 अक्टूबर 2018 की रात सब कुछ खत्म हो गया। रात के लगभग 1 बजे के आसपास कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने एक जोर की चीख सुनी। सब लोग फौरन चीख की ओर भागे। ये चीख मनीषा की थी, जो जोर जोर से रो रही थी। मनीषा ने फौरन फोन करके राजेश के भाइयों को बताया। कुछ नकाबपोश लोग घर में घुस आए और राजेश पर हमला करके भाग गए। कुछ ही मिनट में राजेश के भाई घर पहुंच गए। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर का मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजेश जमीन पर पड़ा था, गला कटा हुआ था और चारों तरफ बस खून ही खून था। उन्होंने पुलिस को तुरंत सूचना दी। हारदा पुलिस की एक टीम कुछ ही देर में मौका वारदात पर पहुंच गई। घर को सील कर दिया गया। फॉरेंसिक टीम और सीनियर ऑफिसर्स को भी बुला लिया गया। शुरुआत में सब कुछ एक रैंडम चोरी से जुड़ी हुई हत्या जैसा लग रहा था। दरवाजा खुला हुआ था, घर का कुछ सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। मनीषा का कहना भी था कि 4 लोग आए और हमला करके भाग गए। लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने घर को ध्यान से देखा, वैसे वैसे सवाल उठने लगे। पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने किसी अनजान आदमी को भागते हुए नहीं देखा। न किसी ने राजेश की चीख सुनी और न ही भागने की आवाज़ सुनी। जैसा मनीषा ने बताया था, उस हिसाब से राजेश की संघर्ष की आवाज़ सुनाई देनी चाहिए थी, पर किसी ने कुछ भी नहीं सुना था सिवाय मनीषा की चीखों के। कॉलोनी में उस वक्त काफ़ी लोग जाग भी रहे थे, फिर भी किसी ने कुछ नहीं देखा, जो चीज़ अपने आप में ही कई सवाल खड़े कर रही थी। पुलिस को यह भी अजीब लगा कि मनीषा का व्यवहार सदमे में होने जैसा नहीं लग रहा था। वो रो तो रही थी, लेकिन उसकी बातें सोची समझी महसूस हो रही थी। स्टेटमेंट्स में भी छोटी छोटी बातें मैच नहीं कर रही थी। राजेश की लाश को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्राइम सीन से फिंगरप्रिंट्स, ब्लड सैंपल्स और दूसरे सबूतों को जमा किया गया। तभी पुलिस के दिमाग में पहली बार ये ख्याल आया, क्या ये सच में भारी हमला था या सच कहीं घर के अंदर से ही शुरू हुआ था। यहीं से इस केस ने अपना असली मोड़ लिया और जो सच धीरे धीरे करके सामने आया, उसने सिर्फ पुलिस को ही नहीं बल्कि सबको चौंका के रख दिया। क्राइम सीन क्लीन होने के बाद हारदा पुलिस ने केस को फॉर्मली रजिस्टर किया। आईपीसी की धाराओं के तहत मर्डर का केस दर्ज हुआ। शुरुआती तौर पर फोकस बाहरी हमलावरों पर था, क्योंकि मनीषा ने यही बताया था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे पुलिस का शक उसकी बताई हुई कहानी पर जाता चला गया। सबसे पहली शक की चीज़ थी फोर्स्ड एंट्री का ना होना। दरवाजे पर कोई तोड़फोड़ के निशान नहीं मिले, ना किसी खिड़की पर जबरदस्ती घुसने के चिन्ह मिले। अगर 4 नकाबपोश लोग रात के वक्त अंदर आए होते तो कुछ ना कुछ तो तोड़फोड़ करके ही आते। भला अनजान नकाबपोश लोगों के लिए खुद से कोई क्यों ही दरवाज़ा खोलेगा। दूसरी शक की वजह थी पड़ोसियों का कुछ भी ना सुनना। प्रताप कॉलोनी घनी आबादी वाला इलाका है। नवरात्रि के दिन थे, लोग देर रात तक जाग भी रहे थे, फिर भी किसी ने चिल्लाने की, चीखने की या भागने की कोई आवाज़ नहीं सुनी और ना ही किसी ने किसी को भागते हुए देखा। पुलिस ने अब मनीषा से डिटेल में पूछताछ शुरू की। उसके बयानों को बार बार रिकॉर्ड किया गया। यहीं से बयान बदलने लगे। कहीं वो कहती हमलावर रात 12 बजे आए, कभी कहती 1 बजे के आसपास आए थे, कभी कह रही थी सब नकाब पहने हुए थे, कभी कहती कि एक आदमी का चेहरा उसे याद आ गया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने भी मनीषा की कहानी को और कमज़ोर कर दिया। राजेश के शरीर पर जो चोट थी वो एक ही धारदार हथियार से लगाई गई थी। बहुत सारे हमलावरों से पीटे जाने का कोई निशान नहीं था। पूछताछ में ठोस सबूतों की कमी के चलते पुलिस ने अब मोबाइल रिकॉर्ड्स खंगालना शुरू करे। राजेश के फ़ोन में वही रोज़मर्रा के कॉन्टैक्ट, परिवार वाले, दोस्त और काम के सिलसिले में रोज़ाना वाले नंबर से कॉल हुए थे। लेकिन मनीषा के फ़ोन से पुलिस को काफ़ी कुछ मिला। मनीषा किसी से देर रात तक कॉल्स पे लंबी लंबी बातें करती थी। ये नंबर रोज़मर्रा वाले कॉन्टैक्ट में भी नहीं था। जब पुलिस ने इस नंबर की आइडेंटिटी पता करी तो उन्हें पता चला कि ये नंबर किसी प्रकाश जाट नाम के शख्स का है।
जब पुलिस ने प्रकाश जाट के बारे में पता किया तो उन्हें पता चला कि वो हारदा जिले के ही चोटी हारदा इलाके का रहने वाला है। उसके पिता का नाम भगत सिंह जाट था। इसके बाद पुलिस ने राजेश के बैकग्राउंड के बारे में पता करना शुरू किया। ऑफिस कलीग से पूछताछ हुई, परिवार का बैकग्राउंड भी पता किया गया। तब पता चला कि राजेश और मनीषा के बीच पिछले कुछ महीनों से तनाव चल रहा था। राजेश को अपनी पत्नी के व्यवहार पर शक होने लगा था। पैसे को लेकर भी बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे। राजेश अपनी इनकम की डिटेल्स घर पर शेयर करता था और मनीषा पर फिजूल खर्ची और किसी से छुपके से बातें करने का आरोप भी लगाता था। पुलिस ने अब मनीषा के बयान के हिसाब से पूरा हादसा रिकंस्ट्रक्ट किया। उस दिन की टाइमलाइन मिनट बाय मिनट बनाई गई। कौन आया, कौन गया, फ़ोन कब हुआ, सब कुछ मैच किया गया। यहीं पर सबसे चौंकाने वाले सबूत पुलिस की नज़र में आए। हत्या के बाद मनीषा ने जो फ़ोन कॉल्स किए वो घबराहट कम और सोची समझी साजिश जैसे ज़्यादा लग रहे थे, जो उसके अचानक हमले वाले बयान से मैच नहीं खा रहे थे। ये सब बातें जानने के बाद पुलिस का शक मनीषा और प्रकाश जाट के अफेयर वाले एंगल की ओर चला गया। तो इसी बात को कंफर्म करने के लिए पुलिस ने मनीषा को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। इस बार पुलिस ने नरमी से नहीं बल्कि सख्ती से बात की। सबूतों को टेबल पर रखा गया। पूरे हादसे का उन्होंने जो रिकंस्ट्रक्शन किया था उसको अच्छे से मनीषा को पढ़ के सुनाया गया। इसके बाद पुलिस ने मनीषा से सवाल पूछने शुरू किए, लेकिन उसके जवाब धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगे। फिर पुलिस ने जब उससे प्रकाश जाट के बारे में और फ़ोन कॉल्स के बारे में पूछा तो मनीषा ने बताया कि वो उसे किराने के सामान का ऑर्डर वगैरह दे दिया करता था। वजह तो इतनी ठोस नहीं थी, पर पुलिस के पास इसके अलावा कोई और सबूत भी नहीं था जो मनीषा को झूठा साबित कर सके। इन्वेस्टिगेशन टीम को पूरा भरोसा हो चुका था। ये क्राइम किसी बाहरी दुश्मन का काम नहीं, प्लानिंग घर के अंदर से हुई थी और प्लानिंग को नतीजे तक पहुंचाने का काम घर के अंदर से ही शुरू हुआ था। पर पुलिस के पास अभी जो सबूत थे वो बस शक के ऊपर थे। पुलिस वाले हाल में ही विधवा हुई पत्नी के ऊपर बिना किसी भी ठोस सबूत के अफेयर का आरोप नहीं लगा सकते थे। इसलिए पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को और गहराई से करने का फैसला किया। इसी बीच पोस्टमार्टम हो जाने के बाद पुलिस ने राजेश का शरीर उसके घर वालों को सौंप दिया। राजेश के घर वालों ने भारी मन से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उन्हें उम्मीद थी कि कोई ना कोई गवाह उन्हें मिल ही जाएगा। अंतिम संस्कार में सब लोग शामिल हुए थे, परिवार वाले, पड़ोसी, राजेश के बच्चे, सब लोग। मनीषा वहाँ भी फूट फूट कर रो रही थी, पर पुलिस वालों को उसके आंसुओं का सच साफ साफ दिख रहा था। पुलिस ने जब मौके पर मौजूद लोगों से बातचीत करना शुरू किया तब पुलिस को पहले ज़्यादा कुछ काम का नहीं मिला, पर तभी पुलिस की मुलाकात राजेश की 9 साल की बेटी से हुई। पूछताछ करने पर उसने पुलिस को बताया कि उस रात जब वो बाहर से 11 बजे वापस आई थी तब उसकी मां मनीषा ने उसे जल्दी से बिना किसी साफ वजह के ऊपर वाले कमरे में भेज दिया था। पुलिस को जो सबूत, जो गवाह चाहिए था, पुलिस को अब वो मिल गया था, तो उन्होंने उसे थाने बुलाकर उस रात के पूरे घटनाक्रम को डिटेल में बताने को कहा। राजेश की 9 साल की बेटी को उसके चाचा सुरेंद्र थाने में लेके आए, जहां पर पुलिस ने दोनों से डिटेल में पूछताछ करी। सुरेंद्र ने पुलिस को बताया कि नवरात्रि के मौके पर शाम के करीब 7 बजे राजेश के घर पर वो अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर आया था। इसके बाद राजेश ने मनीषा, उसकी बहन आरती और बच्चों को गरबा प्रोग्राम में ड्रॉप कर दिया और अकेले वापस घर लौट आया। फिर रात के करीब 9 बजे मनीषा ने उसे फ़ोन किया और बताया कि राजेश का उसे फ़ोन आया है। राजेश ने बोला उसे घर पर अकेले अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए वो उसे घर पे छोड़ दे। सुरेंद्र अपने दोस्त के साथ मनीषा को वापस से घर छोड़ आया। राजेश ने भी मनीषा को घर लाने की इजाज़त इसलिए दे दी क्योंकि मनीषा ने इससे पहले राजेश को फ़ोन करके बताया था कि उसकी तबीयत हल्की गड़बड़ सी लग रही है उसे। अब रात के करीब 11 बजे राजेश की बेटी प्रियांशी अपने चाचा सुरेंद्र के साथ गरबा देखकर वापस घर पहुंची। घर आते ही मनीषा ने प्रियांशी को बिना कुछ समझाए ऊपर वाले कमरे में भेज दिया और बाहर ना आने की हिदायत दी। अब यहाँ से राजेश की बेटी पुलिस वालों को बताती है कि रात के करीब 12 बजे उसकी मां मनीषा बहुत ही घबरा गई थी। तभी उसे नीचे से आवाज़ें आईं। पहले तो पूरा परिवार डर गया, लेकिन प्रियांशी ने जब नीचे की तरफ शोरगुल सुना तो वो डर गई। प्रियांशी के लाख मनाने पर मनीषा बच्चों के साथ नीचे उतरी तो प्रियांशी ने साफ देखा कि प्रकाश जाट घर से बाहर निकल रहा था। प्रियांशी ने पुलिस को बताया कि मैंने प्रकाश अंकल को पापा को मारते हुए देखा था। मनीषा के देवर सुरेंद्र और उसकी 9 साल की बेटी प्रियांशी के बयानों ने पुलिस को वो ठोस सबूत दे दिए जिनकी उन्हें तलाश थी।
अब कुछ बचा था तो मनीषा और प्रकाश जाट के बयान। पुलिस ने फौरन मनीषा और प्रकाश जाट को 20 अक्टूबर 2018 को अरेस्ट कर लिया। अब पुलिस ने सारे सबूतों को उनके सामने रखते हुए इंटेरोगेशन शुरू की। प्रियांशी के बयानों के सामने दोनों के पास झूठ बोलने की कोई जगह नहीं बची थी, तो दोनों ने हार मान ली और पुलिस को सब कुछ सच सच बताया। अप्रैल 2008 में राजेश राजपूत की शादी तिमरनी के पास लचोरा गांव की मनीषा से हुई थी। शादी के कुछ साल चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी। राजेश पोस्ट ऑफिस में कलेक्शन एजेंट था। वो अपने काम को बहुत मेहनत और ईमानदारी से करता था। मनीषा और राजेश का रिश्ता भी बहुत अच्छा था। वो मनीषा को प्यार करता था। पूरा परिवार हंसी खुशी से जी रहा था। 10 अप्रैल 2009 को उनके घर बेटी प्रियांशी का जन्म होता है और 2012 में एक बेटे का जन्म होता है। अब इस वक्त परिवार के सब लोग खुश थे, लेकिन अंदर ही अंदर परिवार में शक की दीमकों ने कदम रख दिया था। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, मनीषा के व्यवहार में बदलाव आने लगता है। जो मनीषा पहले हंसती मुस्कुराती रहती थी, अब वो चिड़चिड़ी रहने लगती है। उसने राजेश पर बेवजह शक करना शुरू कर दिया। मनीषा को यह शक होने लगा कि राजेश का शादी के बाहर काम पे किसी और औरत के साथ अवैध संबंध है। ये शक कोई हकीकत नहीं थी, बल्कि मनीषा के मन की उपज थी, जिसने धीरे धीरे नफरत का रूप ले लिया। मनीषा का गुस्सा सिर्फ राजेश तक सीमित नहीं रहा। वो अपने देवरों सुरेंद्र और नरेंद्र और अपने सास ससुर से भी लड़ने लगी। वो सबको बोलती थी कि राजेश को वो समझाएं, उसे गैर औरतों से संबंध बनाने से रोकें, पर जब कुछ था ही नहीं तो भला वो उसे किस बात के लिए रोकते। मनीषा की जिद और बदतमीजी ने हालात इतने खराब कर दिए कि 2016 में राजेश के पिता रामराज सिंह को मजबूरन अपना पुराना और पुश्तैनी मकान बेचना पड़ा। इसके बाद तीनों भाई अलग रहने लगे। राजेश ने गायत्री मंदिर के पास अपना नया मकान बनवाया। राजेश ने सोचा था कि अलग रहने से शायद मनीषा शांत हो जाए, लेकिन मनीषा की फितरत नहीं बदली। उसने अपने सास ससुर को इतना तंग किया कि वो राजेश का घर छोड़कर अपने छोटे बेटे नरेंद्र के पास रहने चले गए। अब राजेश के घर में सिर्फ वो, मनीषा और उसके बच्चे रह गए थे। नए घर में राजेश ने किराने की दुकान शुरू की थी। राजेश दिन भर पोस्ट ऑफिस के काम से बाहर रहता, इसलिए दुकान संभालने का काम मनीषा को दे दिया। वैसे तो राजेश मनीषा के दुकान संभालने वाले फैसले के शुरुआत से ही खिलाफ में था, पर पैसों की कमी के चलते वो मजबूर हो गया और मनीषा को दुकान संभालने की इजाज़त देनी पड़ी। प्रकाश जाट, जो चोटी हारदा इलाके का रहने वाला था, उम्र में मनीषा से 2 साल छोटा था। वो रोज़ाना दुकान पर सामान लेने आया करता था। उस वक्त मनीषा लगभग 28 साल की थी। अपनी ज़िंदगी से असंतुष्ट थी, राजेश से असंतुष्ट थी और इसी असंतुष्टि को प्रकाश जाट ने भांप लिया। मनीषा खूबसूरत थी। उसके व्यवहार में एक तेवर था जिसके पीछे प्रकाश पागल हो गया। प्रकाश ने अब मनीषा से मीठी मीठी बातें करना शुरू किया। दोनों के बीच पहले हंसी मजाक शुरू हुआ, फिर दोस्ती, फिर प्यार। राजेश और बच्चे दिन भर ऑफिस और स्कूल में बाहर रहते थे। फिर जब बच्चे घर वापस भी आते तो मनीषा उनको ट्यूशन भेज देती। इन्हीं सब चीज़ों के चलते मनीषा को घर बहुत वक्त के लिए खाली मिल जाता, जहां प्रकाश जाट और मनीषा दोनों एक दूसरे को शारीरिक सुख देते हैं। मनीषा और प्रकाश जाट के इस अवैध संबंध का सिलसिला लगभग 2 साल चला, 2016 से 2017 तक। लेकिन फिर एक दिन राजेश काम से जल्दी वापस घर आ गया। मनीषा और प्रकाश जाट एक दूसरे को सुखी करने में डूबे हुए थे। उन्हें भनक भी नहीं हुई कि कब राजेश घर के अंदर आ गया और फिर कमरे में घुस आया। उसने दोनों को नग्न अवस्था में देख लिया। प्रकाश से हाथापाई भी होते होते रह गई। इसके बाद राजेश ने मनीषा को उसकी गलतियां सुधारने का मौका दिया, उसे समझाया। प्रकाश को भी मनीषा से दूर रखने के लिए धमकियां दी, लेकिन मनीषा और प्रकाश फिर भी नहीं माने। दोनों को अब एक दूसरे की लत लग चुकी थी और शारीरिक लत तो कभी भी नहीं छूटती। अब तो सारी चीज़ें बाहर आ चुकी थी, इसलिए मनीषा ने देर रात तक पूरी तरह से खुल के प्रकाश से बातें करना शुरू कर दिया। जब राजेश घर पर नहीं होता तब मनीषा प्रकाश के साथ मस्ती करती, जानबूझकर राजेश के पैसे उड़ाती, उसका ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करवाती और राजेश कभी शिकायत करता या गुस्सा होता तो घर में झगड़ा करने लगती और पूरे घर का माहौल ख़राब कर देती। मनीषा चाहती थी कि वो राजेश से तलाक ले ले, जिसके लिए उसने कोर्ट में अर्जी भी डाल दी थी, लेकिन राजेश ने बच्चों के खातिर तलाक देने से मना कर दिया और घर बेचकर कहीं दूर जाने का फैसला किया। लेकिन घर की रजिस्ट्री में अगर पत्नी का भी नाम डलवा दो तो टैक्स में राहत मिल जाती है, जिसके चलते राजेश ने मनीषा का नाम भी रजिस्ट्री में डलवा दिया था। मनीषा चाहती थी कि वो राजेश से तलाक लेके आधा घर अपने नाम करा ले,
फिर प्रकाश जाट के साथ वहीं रहे। राजेश के घर बेचकर और कहीं जाने का फैसला मनीषा को रास नहीं आया, तो उसने प्रकाश के साथ मिलकर राजेश को मारने का फैसला कर लिया। अब मनीषा और प्रकाश ने मिलकर राजेश की हत्या की साजिश रचना शुरू कर दिया। प्रकाश ने अपने 3 दोस्त पवन, ब्रजेश और गोलू को 70,000 रुपये की सुपारी दी। उन्होंने 12 अक्टूबर 2018 नवरात्रि की रात चुनी, जब पूरा शहर गरबा में व्यस्त रहता है। मनीषा ने एक झूठ बोला कि राजेश का फ़ोन आया है और वो गरबा छोड़कर घर आ गई। उसने अपने प्लान के मुताबिक घर के पीछे वाला दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। मनीषा ने अपने 9 साल की बेटी प्रियांशी को ऊपर के कमरे में भेज दिया और खुद नीचे इंतज़ार करने लगी। फिर रात के 12 बजे प्रकाश अपने साथियों के साथ घर के अंदर आया। राजेश नीचे बैठे अपने पैसों का हिसाब कर रहा था। तभी प्रकाश ने एक तेज़धार दरांती से राजेश का गला रेत दिया। राजेश ने वहीं पर तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। ऊपर वाले कमरे में बैठी प्रियांशी ने जब शोरगुल सुना तो वो नीचे भागी। उसने अपनी आंखों से प्रकाश अंकल को पापा को मारते हुए और घर से निकलते हुए देख लिया। जब पूरा काम हो गया तब मनीषा ने अपनी नौटंकी शुरू की और प्लान के हिसाब से नकाबपोश आए थे इस बात का झूठा बयान दिया। हारदा पुलिस ने 20 अक्टूबर 2018 को प्रकाश को पकड़ा। उसने सब उगल दिया। मनीषा को भी जेल भेज दिया गया। 5 साल तक कोर्ट में कड़ी लड़ाई चली। 19 मई 2023 को कोर्ट ने प्रियांशी की गवाही को सबसे पुख्ता सबूत मानते हुए मनीषा और प्रकाश जाट को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। अगर राजेश का परिवार जब मनीषा का व्यवहार बदला था तभी कोई अच्छा सा कदम उठा लेते तो उन्हें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो दोस्तों, इस घटना को बताने का मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सबको सावधान करना है ताकि आपके साथ या आपके किसी करीबी के साथ कभी भी ऐसा कुछ ना हो। आपके क्या विचार हैं इस केस के बारे में हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।